देखो जीएसटी में कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम की आज डिस्कशन करनी है। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम किन सप्लायर्स के लिए है? जैसे स्मॉल सप्लायर्स हैं। स्मॉल सप्लायर्स कौन से हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की शॉप है, पूरे साल में मान लो 50 लाख रुपए की टर्नओवर है, ठीक है। और अगर 50 लाख की टर्नओवर है, 10% अगर मैं प्रॉफिट तक आगे चलना तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट होया ना। तो उस प्रॉफिट में उसने सारे एक्सपेंसेस बॉर्न करने हैं, फाइनली उसको नेट प्रॉफिट कितना होएगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो जीएसटी लॉज में जैसे एक नॉर्मल सप्लायर है, नॉर्मल सप्लायर के ऊपर बड़ी सारी कॉम्प्लाइंसेस हैं। कॉम्प्लाइंसेस कौन सी हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मंथली आपको 2 रिटर्न्स फाइल करनी है, ठीक है। एक आपको वो जीएसटी 3B फाइल करनी है, एक जीएसटी R1 फाइल करनी है, ठीक है ना। सेल्स वाली जीएसटी R1 है, 3B होएगी जिसके अंदर आप टैक्स पे करते हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर कंप्लाइंसेस जैसे एक साल में अगर महीने में 2 रिटर्न्स हों तो एक साल में 24 रिटर्न तो यही हो गई, प्लस एक एनुअल कंसोलिडेटेड रिटर्न जो है मतलब 25th नंबर रिटर्न जो मतलब 24 रिटर्न आए होगी, 25वीं रिटर्न कौन सी होगी? एनुअल कंसोलिडेटेड रिटर्न। तो आपके ऊपर कंप्लाइंसेस का बर्डन नॉर्मल सप्लायर के ऊपर ज़्यादा है। बट इस केस में जो स्मॉल सप्लायर है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि हाँ भी कि वो स्पेशली जीएसटी के अकाउंटेंट रखें, स्पेशली जीएसटी की इतनी मंथली फी पे करें, ठीक है ना, और इतनी कॉम्प्लाइंसेस करें। अगले अपना छोटा बिजनेस करेंगे छोटे लेवल का कि जीएसटी को कॉम्प्लाइंसेस करेंगे। तो ऐसे सभी सप्लायर्स के लिए जीएसटी के अंदर एक कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है जिसको सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रिस्क्राइब है। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो नॉर्मल स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जो स्मॉल सप्लायर्स हैं, क्लियर हो रही चीज, ठीक है, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने ना फाउंडेशन कटाती है। मतलब जीएसटी तो लगेगा बट उसकी कॉम्प्लाइंसेस कट है। कॉम्प्लाइंसेस इन द सेंस कि जैसे आपको क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करनी है। अब आपको साल में 24-25 रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करनी है। तो इसका मतलब साल में कितनी रिटर्न हो गई? टोटल 4 रिटर्न हुई और एक एनुअल कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। तो टोटल कितनी रिटर्न हो गई? 5 रिटर्न। आपके ऊपर जीएसटी की कंप्लाइंसेस का बर्डन रिड्यूस हो जाएगा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आओ। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमें कि जितने स्मॉल सप्लायर्स हैं, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स या स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनके ऊपर ये जीएसटी की कंप्लाइंसेस का बर्डन रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए ये कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम बनाई गई है, ठीक है। उन क्वेश्चन क्लियर राइसिस हो रहे हैं, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम, पहला पॉइंट, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम मेरे को कंपलसरी है कि मेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है? नहीं है। आप नॉर्मल स्कीम में भी आ सकते हो। आप जैसे नॉर्मल जीएसटी लॉस चल रहे हैं ना, आप उस तरह में भी आ जाओ। अगर आपको ऑप्शनल में आना है तो आप ऑप्शनल में आ जाओ। उन बच्चे का क्वेश्चन ये होता है फिर मैं ऑप्शनल में क्या देख के ऑप्शनल में आऊँ? फिर तो मैं नॉर्मल रे में ही रहता हूँ, ठीक है ना, या मैं क्या देख के नॉर्मल में जाऊँ? देखो दो गल्ला है ना, मेरे पास 2 पाथवेज हैं, या नॉर्मल की तरफ जाना है या ऑप्शन में जाना है। अब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स नॉर्मल के भी हैं, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स की दे है कॉम्पोजिशन दे रही है। जैसे कॉम्पोजिशन का सब तो बड़ा बेनिफिट की है, एक तो कंप्लाइंसेस कम है, दूसरा की है आपको टैक्स का रेट कोई 12%, कोई 5 मतलब 28%, कोई 18% कुछ नहीं है। अगर आप ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है ना, गुड्स से डील कर रहे हो तो आपके ऊपर सीधा 8% जीएसटी का रेट है, बस गल खत्म। चाहे आपके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई बंदा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी का रेट 18% है, पर आपके ऊपर 18 नहीं होएगा, आपके ऊपर 1% जीएसटी दे के बाहर आ जाए। क्लियर हो रही चीज, ठीक है ना। इसका अच्छा हम तुझी बोलोगे ये तो बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है कि अगर आप कंपोजिशन में जाओ, एक तो कंप्लाइंसेस रिड्यूस हो गई, दूसरा आपको टैक्स के रेट्स रिड्यूस हो गए। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा अगर टी शर्ट्स का काम है, मेरे नाल भी कोई पर्सन है, मेरा ही कॉम्पिटिटर है, वो भी टी शर्ट का ही मतलब शर्ट्स या टी शर्ट्स का ही काम कर रहे हैं, तो मैं हूँ 1% पे, वो पर्सन के देते हैं फॉर एग्जांपल 12 या 18% पे। तो इसका मतलब अच्छा दोनों ही हम कॉम्पोजिशन में जा सकते थे, पर उसने कॉम्पोजिशन में नहीं गया, वो रेगुलर स्कीम में गया और मैं किधर चला गया? कॉम्पोजिशन में। तो इस केस में फिर मेरे को तो बहुत बेनिफिट है, ठीक है ना। अब इस बेनिफिट के साथ ना एक इसका आपको डीमेरिट भी पकड़ के रखना है। अगर गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन में आपको बेनिफिट दे रही है तो एक नुकसान भी है, वो नुकसान की है आपको किसी भी चीज के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना। ना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है कॉम्पोजिशन वाले को,
ना कंपोजिशन वाले की सप्लाई पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं कंपोजिशन पे रजिस्टर्ड हूं, ठीक है ना तो आप मेरे ना, अगर मैंने आपको सेल की, फॉर एग्जांपल आप मेरी शॉप पे आए, मैंने आपको सेल की, ठीक है ना, मैं कंपोजिशन में हूं, मैंने 1% वहां पे जीएसटी लगा के आपको बिल बना, पहली बात तो मैं टैक्स इनवॉइस ही इशू कर सकता हूं। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या होता है कि जिसके बेसिस पे क्रेडिट मिलता है, क्लियर हो रही जी। पर कंपोजिशन डीलर जो होता है ही कैन नॉट एबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस, क्लियर हो रही जी। वो सिर्फ एक बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, मतलब एक तरह के नाल वो इनवॉइस ही होएगा, पर वो इनवॉइस के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई मेंशन होएगा। तो अगर किसी भी इनवॉइस के ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा जाए फिर इसका मतलब सामने वाला होता क्रेडिट ले सकता है, पर अगर सामने वाला क्रेडिट नहीं ले सकता तो फिर वो टैक्स इनवॉइस नहीं है। इसका मतलब कंपोजिशन डीलर कैन नॉट बी एबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस। मेरे को आपको क्या इशू करना है, बिल ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर मैं क्या लगा के भेजूंगा 1%। अगर आपने मेरे से परचेज की है कंपोजिशन वाले से, तो आपको वो 1% का जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब कंपोजिशन वाले से जो टकराएगा ना उन्हें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, और कंपोजिशन वाला जिन्हें तो परचेज करेगा, क्लियर हो रही जी, उसका क्रेडिट भी कंपोजिशन वाले को नहीं मिलना। मतलब कंपोजिशन वाले को अपनी परचेज के ऊपर क्रेडिट मिलना भी नहीं है, और कंपोजिशन वाले पर्सन की सेल्स के ऊपर कोई दूसरा पर्सन क्रेडिट ले भी नहीं सकता, रिसीपेंट क्रेडिट नहीं ले सकता। क्लियर हो रही चीज, समझ लग रही है। मतलब कंपोजिशन वाला किसी से टकराएगा तब भी क्रेडिट नहीं लेगा, कंपोजिशन वाले से कोई टकराएगा तो उसका क्रेडिट भी आगे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक जरा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका कस्टमर, जिसको रिसीपेंट बोलते हैं यहाँ, अगर आपका कस्टमर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए लेना चाहता है तो फिर वो कंपोजिशन वाले के पास नहीं जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, वो नॉर्मल सप्लायर की तरफ जाएगा। क्लियर हो रही, क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। हाँ, अगर आपका कस्टमर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो कह रहा है कोई गल नहीं यार, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना, तो 1% लगा दे, क्योंकि फिर वो 1% भी उसके ऊपर की बन जाना है बर्डन, क्योंकि जिसका आपको आईटीसी नहीं मिलना, जिसका क्रेडिट नहीं मिलना, वो फिर आपके कस्टमर के लिए क्या है, बर्डन। बात समझ लग रही थी। तो पहली गल, ऑप्शनल मतलब कंपोजिशन स्कीम जो है, क्या ये कंपलसरी है? नो, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है आपने कंपोजिशन में आना है कि नहीं आना। क्लियर हो रही जी। दूसरी गल, सेकंड पॉइंट में कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कंपोजिशन में आने के लिए। पहली मतलब सेकंड जो पॉइंट है, एज पर सेक्शन 10, एग्रीगेट टर्नओवर आपकी देखी जाएगी जी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आपकी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तो नीचे है, मतलब 1.5 करोड़ से नीचे है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो 23-24 चल रहे हैं, ठीक है ना, तो 23-24 में आपको कंपोजिशन में आना है कि नहीं आना, ये डिसाइड करेगा 22-23 की टर्नओवर। अगर 22-23 की टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ से नीचे है, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ तो नीचे है तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो, बट अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर हो गई तो आप इस साल कंपोजिशन में नहीं आ सकते। समझ लग रही थी। ऐसे ही हर साल चेक किया जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो, आप करंट ईयर में कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई मानी जाएगी? यस। आप कोई एग्जम्प्ट सप्लाई करो, आप कोई फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करो, आप कोई फॉर एग्जांपल मतलब किसी भी तरह की आप सप्लाई करो, पर ध्यान रहे इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। एक पॉइंट में एक और इतने क्लियर करा, अगर आपने इंटर स्टेट ट्रांसैक्शन कर ली, मतलब आउटसाइड स्टेट, क्या आप कंपोजिशन में आ सकते हो? आंसर है नो। कंपोजिशन में आने के लिए आपको एक बहुत ध्यान रखनी है, इट इज ओनली अप्लाई ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी हो गई? विद इन ए स्टेट। अगर आप आउटसाइड स्टेट किसी भी मतलब सप्लाई में चले गए, अगर आपने आउटसाइड स्टेट किसी भी मतलब सेल कर दी, ठीक है ना, तो यू कांट एबल टू अप्लाई कंपोजिशन स्कीम, तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। कंपोजिशन स्कीम सिर्फ किनके ऊपर है? इंट्रा स्टेट सप्लाई करने वाले, मतलब विद इन ए स्टेट जो सप्लाई करेंगे उनके ऊपर कंपोजिशन। क्लियर हो रही जी, ठीक है। नेक्स्ट वन,
कॉम्पोजिशन की जो सब सप्लाई की कैलकुलेशन, मतलब दिस वन एग्रीगेट टर्नओवर की जब आप कैलकुलेशन करोगे 1.5 करोड़ के लिए, तो वहां पे आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई भी जोड़ी जाएगी, आपने कोई एक्सपोर्ट किया वो भी जोड़ा जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई सप्लाई की वो नहीं जोड़ी जाएगी। मतलब वाइल द कैलकुलेशन ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़, ठीक है ना, बस इतना याद रखो, आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर बाय चांस कोई इंटर होगी वो तो फिर बात ही खत्म होगी ना, फिर तो आप कॉम्पोजिशन से बाहर ही होगे ना, जरूरी चीज, ठीक है ना, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर कॉम्पोजिशन लगना ही नहीं, ठीक है। और अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई सप्लाई की जिसमें मेरा टैक्स मैंने ही पे करना है, वो एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में 1.5 करोड़ में काउंट नहीं होएगा, जरूरी चीज, ठीक है ना। ये तो होगी जी अदर स्टेट्स की बात, कि अदर स्टेट्स में आपकी लिमिट कितनी है 1.5 करोड़, ठीक है। जैसे हम पंजाब में हो तो पंजाब में लिमिट कितनी है फिर 1.5 करोड़। अगर एक बार 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए आप, 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए, तो आप कंपोजिशन में नहीं हो, आपको नॉर्मल में ही आना पड़ता है। जिस ईयर में भी चले गए, अगर ड्यूरिंग द ईयर भी आप 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए, तो आपको कंपोजिशन से बाहर आके नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी होती हैं, जैसे ये 8 स्टेट्स इन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रखी हुई हैं, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होगी ना सारी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस केस में यही लिमिट आपकी 75 लाख हो जाती है, समझ लगी भी। तो वहां पे 1.5 करोड़ नहीं मानी जाएगी, 75 लाख को तक अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन में रह सकते हो, आप ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक बार 75 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर हो गई तो आपके लिए कंपोजिशन के डोर क्लोज है, समझ लगी भी चीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर में ना आपको जरा ध्यान रखना है, अगर तो आप रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, पहले तो जब नया नया कॉम्पोजिशन आया था तब तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए कॉम्पोजिशन है ही नहीं, सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट किनके लिए था, गुड्स जो डील कर रहे हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए। बट बाद में इनमें मतलब जीएसटी लॉज में अमेंडमेंट हुई है, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी कॉम्पोजिशन ओपन की गई है। अब सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप रेस्टोरेंट हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, रेस्टोरेंट वाला तो आपको कंपल्सरी है कॉम्पोजिशन में ही आना पड़ना है, रेस्टोरेंट वाला नॉर्मल स्कीम में नहीं आ सकता। रेस्टोरेंट वाले को ध्यान दो, जब मैंने आपको पढ़ाया था, रेस्टोरेंट वाले को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है और उनके ऊपर टैक्स का रेट भी कितना है 5%, और रेस्टोरेंट वाले को कोई आईटीसी नहीं है, जरूरी चीज, ठीक है ना। अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो ना, रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हो, तो आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है जी, आप 10 रुपये सप्लाई करो, 100 रुपया करो, 10,000 करो, 1 लाख करो, 1 करोड़ करो, आपको कॉम्पोजिशन में आना ही पड़ना है। इसका मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज इज कंपल्सरी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, जरूरी चीज, ठीक है ना। उनको कंपल्सरी क्यों गवर्नमेंट कंपल्सरी लेके आ रही है उनको, क्योंकि उनके लिए आईटीसी के डोर क्लोज हो रही है, समझ लगी, और कॉम्पोजिशन वाले को आईटीसी मिलना नहीं, जरूरी चीज, ठीक है ना। अगर आप इसके अलावा रेस्टोरेंट के अलावा अगर आप कोई और सर्विस प्रोवाइडर हो तो उस केस में आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी 50 लाख, 50 लाख रुपए तक अगर आपकी टर्नओवर है मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स में, ठीक है ना, तो आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हो। अदरवाइज एक बार 50 लाख को आप क्रॉस कर गए तो आप कॉम्पोजिशन से बाहर होकर आपको नॉर्मल में आना पड़ेगा, जरूरी चीज, ठीक है। तो दिस वन इज द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट्स जो आपको पकड़ के रखनी है, जरूरी चीज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। कौन कौन लोग कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, उसके लिए आपकी एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी। नॉर्मली अदर स्टेट्स में 1.5 करोड़ है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख है, अपना सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में 50 लाख है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं, जरूरी चीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जी, उसमें ये है जी एक ना एक और ध्यान रखनी है। मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, गुड्स के साथ डील कर रहे हो और साथ ही में आप कोई सर्विसेज भी दे रहे हो, ठीक है। जैसे आपका गुड्स के डीलिंग मतलब आपका बेसिकली जो आपका बिजनेस है ना वो आपका ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है या मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, पर साथ ही जैसे आप कोई शिपिंग सर्विसेज दे रहे हो, कोई आप फॉर एग्जांपल की जैसे आप फ्रेट सर्विसेज दे रहे हो, आप घर तक पहुंचा रहे हो अगले दिन, ठीक है ना, जितना करियाना शॉप वाले होते हैं वो घर तक डिलीवरी कर रहे हैं आपको, जरूरी जी, तो आप साथ में सर्विसेज भी दे रहे हो और सर्विसेज के पैसे भी ले रहे हो। तो यहाँ पे ना एक ध्यान रखना है, क्या मैन्युफैक्चरर वाले साथ में सर्विसेज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट ध्यान रहे
जो भी टर्नओवर होएगी ना, मैक्सिमम वो सर्विसेज जो होएगी, मैक्सिमम वो जो सर्विसेज हैं 10% ऑफ टर्नओवर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर उनकी अगर टर्नओवर, मान लो अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो 10% ऑफ टर्नओवर कितना हो गया? 10 लाख रुपीस। तो मतलब उनकी जो 1 करोड़ रुपया टर्नओवर है उसमें सर्विसेज का पार्ट 10 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब मैन्युफैक्चरर ट्रेडर क्या साथ में सर्विसेज दे सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर? यस, दे सकते हैं, बट मैक्सिमम 10% ऑफ द टर्नओवर वो साथ में सर्विसेज दे सकते हैं। क्लियर जी? और एक और पे ध्यान रखना है, और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर। इसका मतलब ये है, मान लो जी आपकी अगर टर्नओवर 40 लाख रुपए है, 40 लाख का 10% कितना आया? 4 लाख। पर लॉ की बोल रहे हैं 10% ऑफ टर्नओवर के अकॉर्डिंगली कितना बन रहा है वो? 4 लाख। मतलब जैसे आपकी ऑल ओवर टर्नओवर है 40 लाख, तो 40 लाख की टर्नओवर पे 10% कितना बन गया जी? 4 लाख। 5 लाख गवर्नमेंट कह रही है आपको, ये मेरी सीलिंग लिमिट है, विच एवर इज हायर। तो यहां पे आप सर्विसेज कितनी साथ में दे सकते हो? 5 लाख। वहां पे मतलब 10% तो तुम बाहर हो जाओगे। मतलब 5 लाख रुपए तक डायरेक्टली गवर्नमेंट की बोल रही है। अगर आप गुड्स से डील कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर्स हो, 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज आप साथ में दे सकते हो, या आपकी टर्नओवर का 10% जो दोनों में से हायर होएगा। अगर आपकी टर्नओवर ज्यादा हो रही है तो 10% ऑफ टर्नओवर तो ऊपर रहेगा। इसका मतलब अगर इसको सिंपलीफाई करा ना मैं, 50 लाख रुपीस तक की अगर टर्नओवर है तो आपको 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज की ऑप्शन है। जैसे ही 60 लाख होएगा तो फिर 5 लाख नहीं, फिर 6 लाख हो जाएगा, क्योंकि फिर 10% वाला क्लॉज लग जाएगा ना, फिर 10% वाली लिमिट लग जाएगी ना। क्लियर जी? अगर आपकी 40 लाख है फिर 5 लाख, अगर आपकी 80 लाख है फिर 8 लाख। समझ लेती भी जी? ठीक है ना? तो आप साथ में 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर ऑफ गुड्स सर्विसेज दे सकते हैं। क्लियर जी? ठीक है। नेक्स्ट मान लो जी आप कंपोजिशन में फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड हुए, फॉर एग्जांपल आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हुए, मान लो ये शर्ट्स बिजनेस के लिए, मान लो आपका शर्ट्स बिजनेस है, आप कंपोजिशन के में रजिस्टर्ड हो गए। अब साथ में मान लेते हैं कि आप ये स्टेशनरी का बिजनेस भी कर रहे हो, मतलब एक टाइप ऑफ गुड्स के लिए आप किस में हो? कंपोजिशन। दूसरी टाइप ऑफ गुड्स के लिए आप बोलो कि नहीं मैं कंपोजिशन में नहीं जाना चाहता, मैं नॉर्मल स्कीम में जाना चाहता हूँ, नहीं होएगा। अगर एक टाइप ऑफ बिजनेस, एक टाइप ऑफ गुड्स के लिए आप कंपोजिशन में हो, फिर आप जितने मर्जी टाइप ऑफ गुड्स से डील करोगे वो सारी किस में आएंगे? कंपोजिशन। ये बात समझ लगी है मेरी? मतलब अगर आप डील कर रहे हो, मतलब गुड्स वाइज डिफ्रेंशिएशन नहीं होएगी कि आप कंपोजिशन में हो, ये गुड्स कंपोजिशन में है, ये गुड्स कंपोजिशन में नहीं है, ऐसे नहीं होना। अगर आप वन गुड्स के लिए कंपोजिशन में आ गए तो आप जितनी मर्जी गुड्स आप डील कर लो, आप कंपोजिशन में ही रहोगे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर और जो गुड देखा जाएगा वो आपका पैन बेस्ड है। जो भी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है? पैन बेस्ड। तो पैन बेस्ड आपकी सारी टर्नओवर जोड़ी जानी है, पैन बेस्ड आपकी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन है, और पैन बेस्ड ही आपके टाइप ऑफ बिजनेसेस भी जोड़े जाएंगे। क्लियर चीज समझ लग रही है? तो मतलब वन टाइप ऑफ बिजनेस के लिए कंपोजिशन है तो सभी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आओ जी, अगले पॉइंट पे आओ। ये जो स्कीम है सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, रेस्टोरेंट सर्विसेज में अगर आप अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब विस्की, शराब, इसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है ना, उनके लिए कंपोजिशन, क्या उनके लिए कंपोजिशन मैंडेटरी है? आप एक मिनट ये सोचो जरा, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या जीएसटी में टैक्सेबल है? नहीं। क्लियर जी? तो फिर वो कंपोजिशन में नहीं आ सकते। मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन अल्कोहलिक सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज कंपोजिशन में आएगी, बट अल्कोहल के रिलेटेड सर्विसेज तो नॉन टैक्सेबल है, और जो नॉन टैक्सेबल है उनके लिए गवर्नमेंट कंपोजिशन का दरवाजा क्यों खोलेगी? क्लियर हो रही थी? समझ लग रही है? मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कंपोजिशन एक बेनिफिट है। क्लियर हो रही जी? आपके ऊपर कॉम्प्लाइंसेस कम है, आपके ऊपर टैक्स का रेट कम है। क्लियर हो रही जी? ठीक है ना, आपके ऊपर बर्डन रिड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए आपके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन एक बेनिफिट है।
जरूरी जी, ठीक है ना। तो फिर मतलब यहाँ पे मेरे को ये पकड़ के रखना है कि कौन कौन लोग हैं जो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पहला केस, अगर हम नॉन टैक्सेबल गुड्स के साथ डील कर रहे हो, जैसे अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आप कंपोजिशन में एलिजिबल नहीं हो। ये आपका 5th नंबर पॉइंट है नोट्स में। उसके बाद अगर आपने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कोई कर दी, ठीक है, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप कर रहे हो, तो आप कंपोजिशन में एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रास्टेट के लिए है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, ठीक है, और आप इंटरस्टेट कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर ही होगी ना, उनके लिए तो लिमिट 50 लाख है। पर ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ईसीओ विद इन ए स्टेट होने चाहिए। आउटसाइड स्टेट के लिए तो कंपोजिशन है ही नहीं। मतलब आप यहाँ पे बैठ के फॉर एग्जांपल दिल्ली में गुड्स सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वहाँ पे आपकी कंपोजिशन मतलब एलिजिबल नहीं होएगी। नेक्स्ट वन, कुछ मैन्युफैक्चरर मतलब कुछ गुड्स ऐसी हैं जो नोटिफाइड है, अगर आप उनके मैन्युफैक्चरर हो, जैसे आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हो, जैसे क्वालिटी कॉल्स है, ठीक है, या अमूल है, क्या ये कंपोजिशन में आ सकते हैं या नहीं? क्योंकि आइसक्रीम के ऊपर 18% जीएसटी का रेट है। तो आइसक्रीम पार्लर्स हो गए, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स हो गए, टबाको बनाने वाले हो गए, दिस वन इज द एक और है अपने पान मसाला वाले हो गए, इनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ये नहीं ले सकते, ठीक है ना। पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट वन, अगर आप एनआरआई हो, लेरोरी जी, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपके ऊपर कंपोजिशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक ध्यान रखना, अगर आप पान मसाला या टबैको के ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर नहीं, या आइसक्रीम के आप ट्रेडर हो, क्या आप कंपोजिशन में आ सकते हो? आ सकते हो। सिर्फ उनके मैन्युफैक्चरर बाहर हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, टबाको, पान मसाला, इसके मैन्युफैक्चरर ये नहीं आ सकते, ट्रेडर आ सकते, जरूरी चीज जो नेक्स्ट आगे ट्रेड कर रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफाई करे, ठीक है ना, कि ये लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ये कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग ब्रिक्स बना रहे हो, ठीक है ना, जैसे ब्रिक्स होती हैं बिल्डिंग बनाने लिए, इट्टा जिन्हें बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, तो वो कंपोजिशन में नहीं आ सकते। रूफिंग टाइल्स बना रहे हो, तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते, क्लियर चीज, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करता है, तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। अब एक मिनट जरा, टैक्स का रेट, ये 4th नंबर पॉइंट है जी नोट्स में। जैसे मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आपको 1% टैक्स पे है, जिसमें 0.5% सीजीएसटी हो जाएगा और 0.5% ही हो जाएगा एसजीएसटी। ओवरऑल आपका रेट कितना हो गया? 1%, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के लिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर और रेस्टोरेंट सर्विसेज है, तो आपके ऊपर 5% है, जिसमें 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज दे रहे हो, तो आपके ऊपर 6% है। वैसे 6% जीएसटी का कोई रेट नहीं है, 1% भी कोई रेट नहीं है। याद करो जीएसटी के रेट कितने हैं? 0%, दिस वन 5%, 12%, 18%, 28%। बट ये कॉम्पोजिशन के लिए दो नए रेट आ रहे हैं, 1% और 6%। 5% तो चलो स्लैब के अंदर है, ठीक है ना, पर 1 और 6 नहीं है। 1 और 6 अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कॉम्पोजिशन के अंडर आ गए, तो आपका 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल 6% आपको जीएसटी का रेट यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसका 100% ये किसके ऊपर बर्डन मान रहे हैं? आपके कस्टमर पे। बर्डन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, ये 100% उसकी कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन में और किसी का पॉइंट्स जो आपको पकड़ के रखने हैं, कॉम्पोजिशन पैन बेस्ड है जी, ठीक है। तो अगर आप वन रजिस्टर्ड हो, आप फॉर एग्जांपल वन गुड्स के लिए आप रजिस्टर्ड हो पंजाब में, हरियाणा में, तो पैन बेस्ड मतलब उसी स्टेट के अंदर ही आपकी कॉम्पोजिशन की कैलकुलेशन होगी। जैसे आप पंजाब में रजिस्टर्ड हो, हरियाणा में रजिस्टर्ड होगे, जैसे जितनी स्टेट्स में आप बिजनेस करोगे, तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे सिंगल पैन हो, ठीक है ना। तो उनके लिए सेपरेट कॉम्पोजिशन स्कीम्स के मतलब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जरूरी थी, तो आप अलग स्कीम्स में चले जाओ। अगर आप एक स्टेट में कॉम्पोजिशन में आ गए, तो आपको सभी स्टेट्स में कॉम्पोजिशन ही रहना पड़ेगा, जरूरी चीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए की एक बार टर्नओवर अगर आपने क्लोज कर दी, तो आपको कॉम्पोजिशन को कैंसिल करके नॉर्मल स्कीम में आना पड़ना है, कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी। कॉम्पोजिशन का टैक्स किसी भी बंदे को आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देगा,
क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता। वो क्या इशू करेगा? सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वन, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कुछ तोड़ोगे कॉम्पोजिशन में, मतलब कुछ भी आप वायलेशन ऑफ लॉ करोगे, तो आपको पेनल कॉन्सिक्वेंसेस होगी 73, 74 के अकॉर्डिंगली कॉम्पोजिशन स्कीम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और कस्टमर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट, हाँ कस्टमर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा जी कॉम्पोजिशन के ऊपर। और कॉम्पोजिशन डीलर जो है उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है अपने मतलब वो बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। वो अपने मतलब इवन की अपने साइन बोर्ड पे भी मेंशन करेगा कि ये कॉम्पोजिशन डीलर, ठीक है। और फाइनली आपको लेसर कंप्लायंस है। लेसर कंप्लायंस है 4 रिटर्नें आपको फाइल करनी है पूरे साल में, क्वार्टरली 1 रिटर्न है और एक एनुअल कंसोलिडेटेड रिटर्न आपको फाइल करनी है, ठीक है। तो दिस वन इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम।